तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने 3 अबायोटिक फैक्टर्स का देख लिया था। पहला था हमारा वाटर, लाइट एंड टेम्परेचर, और आज हम देखेंगे सॉइल एज ए फोर्थ अबायोटिक फैक्टर। तो जैसे हम सभी को पता है, सॉइल जो होती है वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स की होती है, ठीक है। तो जो भी सॉइल है उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो रहेंगी की वो डिपेंड करती है क्लाइमेट पे, क्लाइमेट चेंज पे, एज वेल एज वेदरिंग पे। वेदरिंग क्या होती है ये देख लेते हैं, क्योंकि क्लाइमेट तो सभी को पता है। वेदरिंग मतलब जब रॉक कन्वर्ट होते हैं सॉइल में, उसे हम लोग बोलते हैं वेदरिंग। क्या बोला मैंने? वेदरिंग इज व्हाट? जिस प्रोसेस में क्या हो रहा है, रॉक जो है वो कन्वर्ट होते हैं सॉइल पार्टिकल्स में, उससे हम लोग बोलते हैं वेदरिंग। तो वेदरिंग का सॉइल के फिजियोलॉजी पे एज वेल एज उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी उस पे पड़ता है चेंज। अब सॉइल के से कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसपे चेंज आता है? पहली, सॉइल कंपोजिशन। सॉइल कंपोजिशन मतलब क्या कि सॉइल में कितना मिनरल्स है, सॉइल में कितना वाटर है, सॉइल में कितने अमाउंट के कितने ग्रेन्स हैं वो। सेकेंड वन, ग्रेन्स साइज, मतलब पार्टिकल का साइज। यहाँ पे ग्रेन्स किसे बोला है हम लोगों ने? पार्टिकल को बोला है, तो पार्टिकल का साइज। उसकी पीएच, सॉइल की भी पीएच होती है वो। उसका मिनरल कंपोजिशन क्या है, मतलब उसमें कितने टाइप्स ऑफ मिनरल्स है, कौन सा मिनरल हायर अमाउंट में प्रेजेंट है, कौन सा मिनरल लोअर अमाउंट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज टोपोग्राफी। अब टोपोग्राफी मतलब क्या होता है? जैसे हम लोगों को पता है लैंड है, ठीक है। लैंड कैसे है? सपोज ये लैंड है, तो कहीं पे फ्लैट है, कहीं पे थोड़ी ऊंची जा रही है, कहीं पे थोड़ी सी फिर से फ्लैट है, और बहुत ज्यादा ऊंची। तो ये जो हम लोगों को स्ट्रक्चर दिख रहा है या फिर जो भी साइज दिख रहा है, ये होता है लैंड। मतलब लैंड का स्ट्रक्चर कैसे है, वैसी स्टडी को हम लोग बोलते हैं टोपोग्राफी, ठीक है। तो सॉइल कैसी है, लैंड कैसी है, ग्रेन्स का साइज कैसे होता है, इन सारी चीजों पे किसका असर पड़ता है? सॉइल का, मतलब सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स का। अब इसमें और एक चीज ऐसी होती है, वाटर परकोलेशन। वाटर परकोलेशन मतलब क्या? तो जब हम किसी भी सॉइल से वाटर को डालेंगे, जैसे हमारे घर में पौधा लगाते हैं, तो पौधे में जो सॉइल होती है, कुछ सॉइल देखेंगे हम लोग कि बहुत बारीक होती है, ठीक है, चिपकी चिपकी सी होती है। उसमें वाटर डाल के देखो, और दूसरा पौधा लो, दूसरा वाला क्या ले, हमारे मिट्टी वाला लेते हैं, तो उसमें अगर जो भी मिट्टी है तो वो अगर बड़े पार्टिकल्स में रहेंगी, तो उसमें पानी डाल के देखो, और थोड़ी देर के बाद देखो कि कौन सा सॉइल पानी को पहले परकोलेट कर रहा है। पहले परकोलेट करना मतलब जो भी बूंद बूंद होते हैं उसके, वो बूंद कितने जल्दी नीचे टपकते हैं, उससे बोलते हैं परकोलेशन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो ग्रेन्स साइज है, जो भी पार्टिकल का साइज है, वो अगर ज्यादा है तो वाटर परकोलेशन प्रॉपर्टी भी उसकी ज्यादा होगी। अगर मिट्टी बारीक है, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स है, तो उनमें से वाटर की परकोलेशन कैपेसिटी जो भी रहेगी वो कैसे रहेगी? कम रहेगी, क्योंकि अगर बारीक बारीक मॉलिक्यूल से उसमें डिस्टेंस कम रहेगा, ठीक है। सॉइल है, इस सॉइल में डिस्टेंस बहुत कम है, इसलिए वाटर जो भी नीचे जा रहा है वो वाटर धीरे धीरे जाएगा, मतलब इसकी परकोलेशन की जो भी प्रॉपर्टी है वो कैसी है? कम है। कैसी है? इसकी डिक्रीज, ठीक है। और अगर हम लोग देखेंगे कि सॉइल के पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं, तो यहाँ से परकोलेट होने के लिए उनको ज्यादा जगह है, तो यहाँ से क्या होगा? वाटर जो भी है, वाटर की परकोलेशन कैपेसिटी ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों को सॉइल में याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब देखेंगे कि जैसे वहां की एक जगह की क्या हो गई, सॉइल चेंज हो रही है, तो वहां पे जो भी वेजिटेशन हो रहा है वो वेजिटेशन चेंज होगा, क्योंकि सॉइल में ही हम लोग क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है। तो अगर सॉइल अलग है
तो उसमें खेती बाड़ी भी अलग होगी, उसका वेजिटेशन अलग होगा, और इसी वेजिटेशन पे हमारे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे वेजिटेशन चेंज हो रहा है वैसे ही वहां पर प्लांट्स और एनिमल्स एडाप्ट होने लगेंगे उस पर्टिकुलर एरिया के लिए। तो जब कोई भी प्लांट या एनिमल वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे वो एडप्ट हो रहा है। क्यों होता है वो एडप्ट वहां पे? फॉर द सर्वाइवल एंड द फ्लरिशमेंट। किसी भी ऑर्गेनिज्म को लगता है कि मेरा पॉपुलेशन ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, तो वो कैसे होगा? सरवाइव करने से होगा। उसके लिए उसको खुद को उस एनवायरमेंट के लायक, उस सॉइल के लायक बनाना पड़ेगा, तभी जाके वो वहां पे सरवाइव कर पाएगा। ठीक बात है। तो यहाँ पे प्लांट और एनिमल क्या करते हैं? एडप्ट करते हैं। अब कौन कौन से फीचर्स में वो खुद को एडप्ट करते हैं? पहला फीचर, उसके इंटरनल एनवायरमेंट जो होता है। इंटरनल एनवायरमेंट इसमें आएंगे बायोकेमिकल प्रॉपर्टी, जो फिर से यहाँ पे मैंने लिखी ही है। तो इसका इंटरनल, प्लांट या फिर एनिमल का इंटरनल एनवायरमेंट जो भी है वो चेंज करना पड़ेगा। उसको जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, या फिर हम लोग बोलेंगे उसकी जो भी मॉर्फोलॉजी है उसमें कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, या फिर उसकी बायोलॉजिकल रिएक्शंस में आएंगी चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सॉइल और अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर अबायोटिक फैक्टर। तो वहां पे क्या होगा? प्लांट और एनिमल का होगा एडेप्टेशन। तो ये एडेप्टेशन हो गया, मतलब ही क्या हो रहा है वहां पे? इवोल्यूशन हो रहा है। एडप्ट करते करते मतलब क्या? एक इवॉल्व होना। एक ऑर्गेनिज्म खुद की ओरिजिनल स्टेट से दूसरी स्टेट में क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है, तो हो गया इवोल्यूशन। ठीक बात है। तो अब जो भी एनिमल है, जो भी प्लांट है, वो अगर खुद को इवॉल्व कर रहा है या फिर अडॉप्ट कर रहा है, तो उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज होंगे, कुछ पॉसिबिलिटीज होती हैं जो हम लोग अभी देखेंगे। पहला है रेगुलेट। रेगुलेट मतलब क्या? मेंटेन होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस मतलब इंटरनल एनवायरमेंट। होम्योस्टेटिस मतलब क्या? उसका, उस पर्टिकुलर प्लांट का या फिर उस पर्टिकुलर एनिमल का इंटरनल एनवायरमेंट, उसका इट मेंटेन्स द होम्योस्टेटिस बाय फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस which ensures the constant thermoregulation and osmoregulation। वर्ड कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या बोला कि कोई भी एनिमल है, कोई भी प्लांट है, वो जब एडेप्टेशन कर रहा है, तो एडेप्टेशन करते करते वो खुद का इंटरनल एनवायरमेंट को मेंटेन कर रहा है बाय फिजियोलॉजिकली, मतलब मॉर्फोलॉजिकली, एंड खुद के बिहेवियर में क्या कर रहा है? वो चेंज ला रहा है। विच एंश्योर्स द कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब एक बार चेंज हो गया तो वो फिर से चेंज नहीं होगा। वो जो भी चेंज रहेगा, उसके मॉर्फोलॉजी में किया हुआ चेंज, उसके बिहेवियर में किया हुआ चेंज, या फिर हम लोग बोलेंगे उसके इंटरनल एनवायरमेंट में किया हुआ जो भी चेंज है, वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट और द एनिमल। तो थर्मोरेगुलेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। थर्मो मतलब क्या? ये जो भी प्लांट या एनिमल है, वो जो खुद को क्या कर रहा है? एडप्ट कर रहा है इतनी सारी चीजों को चेंज करके, तो वो क्या करता है? उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ खुद के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। बाहर के ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ या बाहर के जो भी ऑस्मोटिक चेंजेस हैं, उन चेंजेस के साथ खुद के फ्लूइड के ऑस्मोटिक चेंजेस को वो मेंटेन कर रहा है कॉन्स्टेंटली। ठीक है, तो उससे हम लोग बोलते हैं रेगुलेट। मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो खुद के बिहेवियर में, जो खुद के फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में कांस्टेंट चेंज लाता है फॉर एडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल टेम्परेचर एंड द ऑस्मोरेगुलेशन। अब सेम ही कंडीशन है, बट यहाँ पे कांस्टेंट चेंज नहीं होता। देखिए, कंफर्म। कंफर्म मतलब इसमें ऐसे एनिमल्स आते हैं जो जहां पे जाए वो वहां पे वैसे अडॉप्ट हो जाते हैं। मतलब ये कांस्टेंट चेंज नहीं है। अगर मैं हूं, मैं अगर किसी कहाँ पे बोलेंगे हम लोग, शिमला में गई सपोज, मैं अगर शिमला में जा रही हूँ, तो मेरे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अपने आप क्या हो जाता है? उस इन्वायरमेंट के साथ चेंज होता है। फिर मैं वहां से वापस भी आती हूँ,
वहां से वापस आने के बाद क्या हो रहा है, मेरा बॉडी टेम्परेचर यहाँ की तरह हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा जो भी बॉडी टेम्परेचर है या किसी भी पर्टिकुलर प्लांट का, एनिमल का जो बॉडी टेम्परेचर है वो अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट सराउंडिंग एरिया चेंज हो रहा है। दैट इज नथिंग बट द कन्फॉर्म। और जो एनिमल, जो ऑर्गेनिज्म इस तरह के चेंजेस शो करता है उन्हें बोलते हैं कन्फॉर्मर। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कन्फॉर्मर। किन्हें, जो बॉडी का मेंटेन कर रहा है बट इट कैन नॉट बी अ कांस्टेंट चेंज। वो जहाँ पे जाएगा वहां पे वैसे चेंज करेगा, वहां से दूसरी तरफ गया तो वहां पे अलग चेंज करेगा, वहां से वापस आ रहा तो यहाँ पे अलग चेंज रहेगा। लेकिन इन केस ऑफ रेगुलेट वहां पे कांस्टेंट चेंज होता है। नेक्स्ट वन इज माइग्रेट। माइग्रेशन मतलब क्या, एक जगह से दूसरी जगह के लिए जाना। अब ऐसे क्यों करते हैं वो देखते हैं। मूव अवे टेम्पररी फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिटेट, फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिटेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू मूव हॉस्पिटेबल एरिया और स्ट्रेसफुल एरिया। सपोज माइग्रेशन के लिए मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, खुद का ही ले लो। अगर हमारे घर में हमारा झगड़ा हो गया, ठीक है, या फिर कोई तो भी कंडीशन है, बहुत स्ट्रेस की कंडीशन है, उस स्ट्रेस वाले कंडीशन में मुझे नहीं रहना है, तो मैं क्या करूंगी, घर से भाग जाऊंगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, टेम्पररी मैंने अपनी खुद की जगह बदल दी। फ्रॉम द स्ट्रेसफुल एरिया टू द हॉस्पिटेबल एरिया, मतलब जहां पे मुझे कंफर्टेबल रहेगा, ये रहेगा हमारा कंफर्टेबल एरिया। ये कौन सा एरिया है, हमारे कंफर्टेबल एरिया है। ठीक है, या फिर हम लोग ये देखते हैं किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, उसकी वो खोज में पुलिस की क्या चल रही है, तहकीकात चल रही है। ठीक है, तो वो फिलहाल के लिए क्या होता है, उसके रेसिडेंशियल प्लेस से वो किसी और प्लेस में चला जाता है। और जब उसको वहां पे पता चलता है कि अभी तहकीकात खत्म हो गई है, उसका पीछा छूट गया है, तो वो वहां से फिर से अपने रेसिडेंशियल एरिया में आ जाता है। तो ये क्या हुआ, किसी का माइग्रेशन हुआ। ठीक है, सेम माइग्रेशन हम लोग देखते हैं इन केस ऑफ बर्ड। क्या करते हैं बर्ड, विंटर के सीजन में बर्ड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके दूसरी जगह पे चले जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं रह पा रहे, उनको यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन नहीं है, इसीलिए वो क्या करते हैं, यहाँ से लॉन्ग डिस्टेंस पे किसी दूसरे विभाग में क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। और जैसे ही यहाँ की कंडीशन अच्छी हो जाती है वो वहां से फिर से अपने एरिया में आ जाते हैं। तो इस तरह की जो भी कंडीशन रहेगी उसे हम लोग बोलते हैं माइग्रेशन। ठीक है, तो ये हुआ माइग्रेशन फ्रॉम द स्ट्रेसफुल एरिया टू